कैसे हो? ठीक हो? चलें देखो, आज अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे आज। नेक्स्ट आज जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, लास्ट वाले अपने दो वीडियो में थे, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाला था, कूलॉम्स लॉ के बारे में था, एक में जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और टॉर्क से रिलेटेड 2-3 बातें थी। आज अपन जो बात करने जा रहे हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका बहुत ही बढ़िया टॉपिक है और इसके क्वेश्चंस हर एग्जाम में आपको मिल जाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड या कंपटीशन का, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बहुत टाइप के होते हैं, फॉर्मूले भी इसके अलग अलग टाइप्स के हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो अगर किसी क्लोज सरफेस से परपेंडिकुलर पास हो रही है तो नंबर ऑफ लाइंस, कितनी लाइन फ्लो कर रही है उसमें से उस सरफेस के परपेंडिकुलर, उनको अपन जनरली फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसके पहला जो एक फॉर्मूला है, मैं बात करता हूं डायरेक्ट क्वेश्चन की कि किस टाइप से आपके क्वेश्चंस बनते हैं टाइप्स में। तो सबसे पहले आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई से डिनोट करेंगे या फाई से, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो, तो वो इक्वल होता है ई डॉट डी एस। तो आपको इसमें क्या समझना है, मेरी बात सुनिए आप, कि ये सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है, किधर भी हो सकता है, आपको गिवन रहे या सपोज आप खुद फाइंड करो, जो भी है। अब इसमें कैसा भी आप एक सरफेस रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप मान लीजिए इस डस्टर को इसमें रखते हो, सरफेस मतलब, या मान लीजिए ये हाथ है इसको रखते हो, या ऐसे रखते हो या ऐसे रखते हो, वो आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले आपको वो जो सरफेस है उसको देखना है और उस सरफेस का एक एरिया एलिमेंट लेना है। एरिया एलिमेंट जो वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसको मैंने देखो डीएस से डिनोट किया है, डीए से भी कर सकते हो आप, डीए या डीएस, एस का एक एलिमेंट है। जैसे पूरा एस है सरफेस, तो इसका मैं एक एलिमेंट ले रहा हूं। जैसे आप, अब मेन चीज देखो, इसका जो एलिमेंट लोगे आप डीएस, उसका डायरेक्शन आएगा और उसका डायरेक्शन होता है हमेशा प्लेन जो है उसके परपेंडिकुलर। जैसे ये हो गया, अगर ये ऐसे होता तो ये हो गया, अगर ये ऐसे हो तो ये हो गया। तो इसका भी कोई ना कोई अगर आप देखोगे तो होगा जरूर। जैसे ये इधर आया, मान लीजिए ds सपोज, तो E और ds में कितना एंगल बन गया, थीटा। तो ये फॉर्मूला है, ये इस ds से जो फ्लक्स पास है वो हो गया। अगर टोटल फ्लक्स फाइंड करना आपको तो आप इसी का इंटीग्रेशन कर सकते हो। ये पूरी जो सरफेस है, क्लोज जो सरफेस है, उससे पूरी का आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, और इस ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर है, इसको आप ई डॉट डी एस को ई डी एस कोस थीटा भी लिख सकते हो। थीटा क्या है? थीटा डी एस और ई के बीच में जो है एंगल है वो। अब कईयों के कंफ्यूजन हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपको गिवन है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये डस्टर, अगले ने आपको ये कह दिया कि इस डस्टर को, या कोई मान लीजिए रिंग है या कोई डिस्क है या कोई सिलेंडर है, जो भी है, तो जैसे इस डस्टर को मैंने 60 डिग्री पे रखा है, मतलब ऐसे रखा है इसको, तो कितना फ्लक्स इसमें से पास होगा। तो आपने ये जो डस्टर है उसको ऐसे रखा है, अगर अपन बनाना चाहें तो ऐसे। तो कई बच्चे कंफ्यूजन में आ जाएंगे या कई डायरेक्ट पुट कर देंगे कि इससे पास होने वाला फ्लक्स हो जाएगा ई डॉट डी एस, या मान लो क्लोज में बात करोगे तो ई डी एस, फिर डॉट हटा देंगे वो, तो ई डी एस कोस थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने डस्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 60 पे रखा है, तो 60 ये एंगल है, आपको कौन सा चाहिए, थीटा, ई और डी एस। तो पहले आप इसका एलिमेंट लोगे ऐसे, क्लियर है? तो इसका एलिमेंट अगर लोगे तो ऐसे आएगा, आपको ये एंगल चाहिए। तो टोटल ये 90 है, तो ये कितना एंगल हो गया, 30। तो यहां आपको पुट क्या करना है, 30 न कि 60। तो ये एक चीज तो ये आपको बहुत ध्यान में रखना है कि अपन कोई क्वेश्चन में अगर आपको खुद को बनाना है तो कैसे किया जाए। अब मैं आपको क्वेश्चंस की बात करता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल देता हूं, एक तो मैंने अभी ये दिया, दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्स वाला डायरेक्शन है वो है, जैसे इधर है, एक्स की साइड है, और इस पे एक सिलेंडर है, ध्यान से देखिए,
अब सिलेंडर है जो इसके क्लोज सरफेस फेस है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा इसका वो यही तो होगा, ई डॉट ds। 3 सरफेस हो गए इसके, सर्कुलर, सर्कुलर और ये एक कर्व। तो अगर अपन बात करेंगे ये हो जाएगा S1, इसको ले लो S2 और इसको ले लो S3। अब सिलेंडर की अगर अपन बात करते हैं तो कर्व जो होगा, जैसे इस पेज से मैं आपको एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, ये सपोज इसको ऐसे रख दिया, तो एक तो ये हो गया सर्कुलर, एक ये जो इधर बन गया सर्कुलर ये, और ये कर्व्ड। तो इसका एलिमेंट लो तो इधर आ जाएगा ds, इस वाले का लोगे इधर आ जाएगा, इसका आप कहीं भी ले सकते हो, कर्व्ड है, इधर ले लो, ऊपर ले लो, नीचे किधर भी है। तो एक तो ये बन गया तुम्हारा ds, इसका जैसे भी आप लेते हो, मान लो किधर भी अगर लेना चाहते हो, एक ये बन गया, और इस वाले का लोगे तो एक ये बन गया। अब टोटल फ्लक्स अगर फाइंड करना है तो आप फाई इक्वल टू इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, क्लोज नहीं लगेगा अब, तो ई डॉट डी एस प्लस S2 में भी ये आ जाएगा ई डॉट डी एस प्लस S3 में भी ये आ जाएगा ई डॉट डी एस। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल x डायरेक्शन में है, तो इस ds और e में कितना डायरेक्शन हो गया, ई डी एस कोस 180 S1 वाले में, इसमें और इसमें कितना हो गया 90, तो ई डी एस कोस 90, इस ds और इसमें कितना हो गया 0, तो S3 वाले में हो जाएगा ई डी एस कोस 0, कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये तो 0 हो गया, ये 180 है तो माइनस आ जाएगा, ये 0 है तो प्लस आ जाएगा। अब ये दोनों तो सेम सरफेस है, ये वाली और ये, तो ये वाली जो S1 वाली है इस S3 वाली से कैंसिल हो गई, तो टोटल जो इससे फ्लक्स पास हुआ वो कितना हो गया 0 हो गया। इनका एक फॉर्मूला और भी होता है, आपको पता है या पढ़ा होगा आपने, कि फाई जो है वो आउटपुट फ्लक्स माइनस इनपुट फ्लक्स भी बोल सकते हैं, और अगर आउटपुट और इनपुट सेम है, इनपुट और आउटपुट अगर सेम फ्लक्स है, ध्यान दीजिए, जितना इस क्रॉस सेक्शन में एंटर हो रहा है अगर उतना पूरा बाहर निकल गया, तो आउटपुट माइनस इनपुट करोगे तो 0 नहीं आएगा क्या, तो ये ध्यान रखना है। ऐसे भी एक तो इस टाइप के हैं। अब कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें जैसे एग्जांपल में मिल जाएंगे आपको, और सरफेस जैसे क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन रहता है। जैसे मैं एक एग्जांपल और देने की कोशिश करता हूं आपको, कि सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड है E इक्वल टू अल्फा x की पावर हाफ आई कैप, इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप गिवन रहेगा तो ऐसे रहेगा, और अगर आपको डायरेक्शन गिवन है तो आप खुद भी लगा सकते हो कि अगर वो कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड x की डायरेक्शन में है तो आई कैप आप खुद भी लगा सकते हो, y में है तो j लगा सकते हो, z में है तो k लगा सकते हो, नेगेटिव x में है तो नेगेटिव y j और k लगा सकते हो। जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप x y z अगर बनाते हो तो ये x हो गया, ये y हो गया और ये z। अब जैसे मान लीजिए ये क्यूब अपन ने बनाया, थोड़ा ध्यान देना इसमें, देखिए इन क्वेश्चनों में क्या करना है, सिंपल है, अगर एक बार आपके समझ में बैठ गए तो। ये डिस्टेंस मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक a है, ये ओरिजिन है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो साइड है इसकी वो भी a है, क्यूब है। अब इन क्वेश्चन से इससे टोटल फ्लक्स निकालना है, तो देखो इसके 6 फेस हो गए, एक जैसे मान लो S1 हो गया, फिर एक ही हो जाएगा इधर ds, ये मान लीजिए S2 हो गया, एक ही हो जाएगा इधर, ये मान लीजिए S3 हो गया, एक ही हो जाएगा ds, ये हो जाएगा मान लीजिए S3, और ये हो जाएगा S4, फिर एक इधर S5 और एक अंदर S6। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है कि आपको फॉर्मूला तो वही रखना है, क्लोज सरफेस E डॉट ds, E का वैल्यू आपको गिवन है, इधर वाले इस ds को क्या लिख सकते हो, ds आई कैप लिख सकते हो, x पॉजिटिव, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस ds आई लिख सकते हैं, इसको ds j लिख सकते हैं, इसको माइनस ds j, इसको
ds k और अंदर वाले को ds माइनस k। अब इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर लो, S1 में, फिर S2, S3, S4, S5, S6। थोड़ा इधर देख लीजिए, तो फाई इक्वल टू S1 की बात कर रहा हूं मैं, तो आप ऐसे ही तो लिखोगे अल्फा x की पावर हाफ i कैप डॉट dsI। क्लियर है? डॉट हटाने की जरूरत ही नहीं है आपको, अगर डॉट हटाते भी हो तो अगर चाहो तो फिर ये नहीं लिखना है आई, अल्फा एक्स की पावर हाफ ds लिख देना और थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि उधर ही क्या है ई और उधर ही क्या है ds। S1 की बात कर रहा हूं मैं। अब S2 में अपोजिट है, तो क्या लिखोगे S2 अल्फा एक्स की पावर हाफ i डॉट माइनस dsI। S3 में क्या लिखोगे अल्फा एक्स की पावर हाफ i डॉट dsj, और ऐसे करते करते आपको 6 लिख लेने हैं। अब 4 तो 0 हो गए, क्योंकि i डॉट जे 0, i डॉट माइनस जे वाला भी 0, i डॉट के भी 0, i डॉट माइनस के भी 0। बचेंगे आपके पास केवल 2 ही, जिधर e है, एक ये और एक ये। अब कई बच्चे ये सोचते हैं कि अगर ये 2 बच्चे हैं और दोनों ही देखो डी अल्फा एक्स की पावर हाफ i डॉट आई 1, और यहां भी अल्फा एक्स की पावर हाफ i डॉट आई, ये भी 1 और माइनस यहां गए तो कट गए, बट नहीं, x भी गिवन है, इसमें x का भी रोल है, अल्फा तो कांस्टेंट पर देखो x भी है, इसका क्या मीनिंग है, तो वो आप सुन लो। फाई इक्वल टू अल्फा बाहर आ गया, चलो i डॉट आई 1 हो गया, x की पावर हाफ ds माइनस अल्फा x की पावर हाफ ds। अब काटना नहीं है, एक जैसे दिख रहे तो भी। S1 का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है, S1 का 2a है, x का मतलब होता है x एक्सिस पे वो ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो लिखो। S2 ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पे है a, तो S1 में तो x की जगह ये आएगा 2a, और नीचे इस वाले S2 में ये आएगा, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू कितना हो गया अल्फा, S1 में तो आएगा a 2a ds माइनस अल्फा, S2 में आएगा ओनली a ds। अब इसमें 2a की पावर हाफ बाहर आ जाएगा, इसमें a की पावर हाफ बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, फाई इक्वल टू अल्फा 2a की होल पावर हाफ ds माइनस अल्फा 1 की पावर हाफ ds। अब ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s का मतलब S1 का जो है वो एरिया, इसका एरिया कितना होगा, स्क्वायर ही तो है, तो यहां a स्क्वायर आ जाएगा, इसका भी यही a स्क्वायर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ध्यान रखना है, इस x का मीनिंग बहुत गहरा है। अगर यही यहां होता इस टाइप से तो भी आप ऐसे ही करते, इसमें x की जगह क्या लिखते हैं, S1 में a लिखते, S2 में क्या लिखते हैं 0 लिखते x की जगह। तो ऐसे ध्यान रखना, एक इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अब नंबर अगले की बात करते हैं अपन, जो तीसरे टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं गाउस लॉ पे जो डिपेंड है वो, और उसके भी मैं आपको 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा। देखो गाउस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, टोटल फ्लक्स, चाहे वो कैसा भी सरफेस हो, वो फ्लक्स इससे एनक्लोज्ड चार्ज, एनक्लोज्ड का मतलब है कि इसके अंदर अगर कोई आ रहा है चार्ज, वो जैसे मान लो प्लस क्यू आ रहा है, यहाँ -2q है, यहाँ मान लीजिए +3q है, या सरफेस पे है मान लीजिए +5q, बाहर है मान लीजिए 6q, तो केवल इसके अंदर और इसकी सरफेस वाला काउंट होगा, बाहर वाला नहीं होगा, इसका कोई रोल नहीं है। तो टोटल देखो इसमें 1 5 6 6 और 3 9, 9 में से 2 कर दो माइनस, तो 7, तो समेशन क्यू कितना हो गया 7q हो गया। तो गाउस क्या कहता है, टोटल पासिंग फ्लक्स जो होगा फाई वो इक्वल होता है रेशियो ऑफ
algebraic sum of charge enclosed by surface to permittivity of medium। अगर वैक्यूम है तो नोट आ जाएगा, वैक्यूम नहीं है तो एप्सिलॉन आ जाएगा अगर मीडियम है तो, या एम लगा सकते हो अगर मीडियम है तो। और फिर अगर आपको चेंज करना है तो एप्सिलॉन एम का मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था ये वैल्यू होता है, ये आपको गिवन रहेगा। तो मैं तो वैक्यूम के लिए लिख रहा हूं, एक बार मैंने ये लिख दिया, ये करेक्ट है वैक्यूम के लिए। पर गाउस लॉ कह रहा है कि क्लोज सरफेस होनी चाहिए, अगर क्लोज नहीं है तो गाउस लॉ नहीं लगा सकते हो आप। अब मैं आपको कह रहा हूं, जैसे एक क्वेश्चन से आपके समझ में आ जाएगी बात, कि एग्जांपल देता हूं मैं सिर्फ आपको दो। नंबर 1, मान लो एक स्फीयर ये है, एक इसके अंदर है, इसका रेडियस है r1, इस वाले का रेडियस है r2, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है। इसमें चार्ज है q1, इसमें चार्ज है q2। ध्यान से, कितना भी हो सकता है वो। अब पहले वाले से जो फ्लक्स पास होगा वो कितना होगा, और दूसरे वाले से वो कितना होगा, रेशियो क्या होगा। तो फर्स्ट वाले से क्या होगा, q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड वाले से कितना फ्लक्स पास होगा, phi2 इक्वल टू q2 प्लस q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि इसमें एक छोटा और है तो ये भी काउंट होगा इसमें जब बात करोगे आप। अब ये तो सिंपल है, दोनों का आपने डिवाइड कर दिया तो ये कैंसिल हो गया, रेशियो आ गया, phi1 अपॉन phi2 का आंसर आ गया। बट कई बार वो क्या कहता है कि फर्स्ट वाले में एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीडियम है एक। अब फर्स्ट वाले से कितना होगा, अब कितना होगा, पहला केस तो था दोनों वैक्यूम, अब मैं कह रहा हूं इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो कितना फ्लक्स पास होगा। तो phi1 अब होगा q1 अपॉन एप्सिलॉन नोट, नहीं आएगा, m चाहो तो लगा सकते हो। तो q1 अपॉन इसका वैल्यू क्या होता है, एप्सिलॉन आर। अगर ये गिवन है तो रख दो, नहीं है तो रहने दो। phi2 कितना होगा, ध्यान देने वाली बात। अब phi2 का वैल्यू जाएगा q2 प्लस q1, क्योंकि इसके अंदर ये तो ये आ गया, इस वाले का आ गया चार्ज, अपॉन एप्सिलॉन नोट। इसमें m नहीं आएगा। तो ध्यान से समझिए बात कि अगर जिस सरफेस अगर कोई क्लोज है, अगर उस खुद में मीडियम है तो ही फ्लक्स इफेक्ट होगा। इसमें मीडियम है तो इसी का चेंज हुआ, देखो इसी में आया ये, इसमें नहीं आया ना। तो इस क्यों, क्योंकि इसमें मीडियम नहीं है, इसके अंदर ये है, हालांकि इसमें है, पर गाउस के अकॉर्डिंग उसी सरफेस का फ्लक्स चेंज होगा जिसमें मीडियम है, दूसरी को इफेक्ट नहीं करेगा वो। अगर मान लो दूसरे में मीडियम होता है और फिर आप निकालते, पहले में नहीं होता तो यहां नहीं आता, यहां एप्सिलॉन नोट आता, यहां आता q1 प्लस q2 अपॉन एप्सिलॉन m, तो आप यहां लिखते। तो एक इस टाइप का है, वही सरफेस या वही सरफेस का फ्लक्स चेंज होगा जिसमें मीडियम है, वरना नहीं होगा। अब एक इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, ये लास्ट मतलब अपन डिस्कस करेंगे कि कई बार क्या होता है कि कोई क्लोज सरफेस आपको गिवन रहती है, जैसे मान लीजिए ये क्यूब है, तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं गाउस के अकॉर्डिंग, अगर ये डस्टर है, इसको समझ लीजिए, अगर इस डस्टर की सरफेस पे यहां कोई चार्ज है तो ये अगर बंद नहीं है, क्लोज नहीं है, तो इससे कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। ये जो सरफेस आपको दिख रही है आउटर, इस सरफेस से कोई फ्लक्स पास नहीं होता है। तो गाउस के अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, यहां क्यू चार्ज है, तो आपको पता है नंबर ऑफ लाइंस इनफाइनाइट होंगी, अब जो भी इसके परपेंडिकुलर जाएंगी वो सारी फ्लक्स होंगी। तो कितना फ्लक्स पास हो जाएगा, इससे टोटल की बात कर रहा हूं मैं, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, सिंपल है। सिमेट्री लगेगी रही, और बता दूं आपको यूनिफॉर्मली लाइनें होंगी, तो इससे फेस से जितना होगा उतना इससे होगा, उतना इससे, उतना इससे, और उतना इधर से, उतना इधर से। इसका मतलब अगर आपको ईच फेस से पूछा जाए, ईच साइड से पूछा जाए, तो 6 से डिवाइड कर देना, ये सिमेट्री लगा दी। अगर आपको ईच इस वर्टेक्स से पूछा जाए, जैसे कॉर्नर आपके इनसे, तो इसमें भी वही सिमेट्री वाला सिस्टम है, 1 2 3 4 5 6 8, तो ईच
वर्टेक्स या कॉर्नर से निकालोगे तो 8 एप्सिलॉन नॉट, और अगर ऐसे ही एज से निकालना है, ये एज है इसके, ये होते हैं 12, अगर हर एज से निकालोगे तो Q अपॉन 12 एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो तब है जब ये इसके सेंटर पे जैसे यहां रखा हुआ है, अगर मान लीजिए यही चार्ज किसी फेस पे हो। अब देखना दूसरा वाला केस बना रहा हूं मैं इसका, कि सपोज जो चार्ज है वो इस क्यूब के फेस पे है, ध्यान देना भाई, जैसे यहां है ये क्यू है, तो पहली बात ये क्लोज नहीं है। दूसरी बात, इससे अगर आप जब देखोगे ना, इसका नंबर जब आएगा तो इससे कभी भी फ्लक्स पास नहीं होगा, तो इसकी टोटल इफेक्टिव बचेंगी वो 5 ही बचेंगी। तो पहले तो इसको क्लोज करो, तो ऐसा ही एक इसमें ये और ले लो, सिमेट्री लगा देंगे फिर, जैसे ले लिया। अब इन दोनों से इतना है, ध्यान से सुनो मेरी बात, दोनों क्यूब से इतना है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ईच क्यूब से कितना हुआ, ईच क्यूब से पूछ रहा हूं मैं, इसका आधा हो जाएगा, इससे भी इतना ही जा रहा है, इससे भी इतना ही जा रहा है। बट मैंने आपको क्या कहा, इसका कोई रोल नहीं है। इसका मतलब अब अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई ये पूछ ले कि साहब ठीक है, ईच क्यूब का तो आपने बता दिया कि इस क्यूब से भी इतना ही है, इससे भी इतना ही है, चलो ठीक है, जैसे इस क्यूब की बात करें तो आ गया, इसकी ईच फेस से कितना होगा, तो मैंने कहा इसके 6 फेस हैं, पर इसका तो रोल ही नहीं है कोई, इसको हटा दो, कितनी बची इसमें 5, तो ये 5 से है, तो ईच वाले से कितना हो जाएगा, ईच फेस से अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 10 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। अब लास्ट, जैसे अपन एक बात और करते हैं कि अगर मान लीजिए ये चार्ज, यही चार्ज इसके एक यहां जैसे कॉर्नर पे रखा हुआ हो, जैसे Q, तो अब आप सबसे पहली बात तो देखोगे 3 फेस तो इसकी गई, ये गई क्योंकि इसको टच कर रहा है, एक ये वाली जो है वो चली गई इसकी, ठीक है। जैसे रूम की बात करोगे आप, जैसे वो इस रूम में वो कोने पे है, तो एक ये फेस गई, एक ये फेस गई, एक वो ऊपर वाली फेस गई, तो कितनी फेस इफेक्टिव है, 3 ही है, जो भी फ्लक्स है वो 3 से आएगा। तो सबसे पहले तो इसको बंद कीजिए, अगर इसको बंद करना है तो अपन को ऐसे कितने क्यूब चाहिए, ऐसे कितने क्यूब और लेने पड़ेंगे, अगर इसको क्लोज करना है तो 7 और लेने पड़ेंगे, तो टोटल हो गए 8 से इतना होगा, तो ईच क्यूब से कितना हुआ, ईच क्यूब से पूछ रहा हूं मैं आपसे, इतना होगा, 8 लगाओगे तो उतना होगा, अगर इसकी बात करोगे तो इतना होगा। अब मैंने ये नहीं पूछा, मैंने तो आपसे ये पूछा कि ईच फेस से बताओ, मतलब इस पूरे से इतना है, अब ईच फेस से मतलब 3 फेस तो इसकी गई बेचारेगी, कितनी बची 3, तो इसका मतलब अगर आप बात करोगे ईच फेस की तो वो हो जाएगा Q अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। ओके, थैंक यू। ऐसे ही अगर एज पे होता तो आपको ऐसे कितने और चाहिए थे, 3, तो टोटल 4 चाहिए, 4 से उतना आएगा, और अगर यहां हो तो जो फेस इफेक्टिव होती है जैसे उस एज पे हो तो 2 तो गई, कितनी बच गई 4, तो टोटल 4 से इतना होता, ईच से करते तो यहां 4 आता, और 2 इफेक्टिव होती नहीं है, 4 ही होती है, ईच फेस से अगर निकालना होता तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16। थैंक यू।